रहस्यमयी यात्रा पार्ट 13। कमल उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। आरामदेह कुर्सी होने के कारण तिलक जैसे ही पीछे की ओर टिककर कुर्सी पर पीठ और सिर टिकाता है, कुर्सी पीछे की ओर झुक जाती है। अभी तक तिलक उस कुर्सी पर कभी भी आराम की मुद्रा में नहीं बैठा था। तिलक अपनी आंखें बंद कर लेता है। कितना मानसिक दर्द रहा होगा वर्मा जी को। तिलक का दिल करा उठता है। फिर कुछ सोचकर कुर्सी से वह उठता है और अलमारी से पुरानी फाइल निकालकर उसके पेज पलटता है। तिलक मन ही मन में, तो ये है वर्मा जी के समय का स्टाफ। यानी वर्मा जी 2010 से 2015 तक इस कार्यालय में थे और ये है 2005 से 2010 तक का स्टाफ। अब इस स्टाफ में से अभी कौन कौन है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये भी नहीं। ये मिस्टर परवीन, ये तो ऑपरेटर परवीन है। तिलक फाइल अपने टेबल पर ले आता है, कमरे से बाहर निकलता है और तो कैसा चल रहा है नए प्रोजेक्ट पर काम? तिलक सामान्य भाव से सभी से पूछता है। गीतांजलि, ठीक चल रहा है सर, लेकिन हमें लगता नहीं कि इतनी जल्दी कुछ हो सकेगा। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। तिलक, गुड। कोशिश करने से असंभव दिखने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। गीतांजलि फिर से अपने काम में लग जाती है। तिलक टहलता हुआ कार्यालय में 3 कुर्सी छोड़कर बैठ के परवीन की ओर जाता है। परवीन को प्रोजेक्ट के मैटर को टाइप करने का काम मिला था, जिसे वह पूरी मेहनत से करने में व्यस्त था। तिलक, परवीन, काम ठीक चल रहा है? परवीन कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाता है तो तिलक उसके सामने खड़ा था। परवीन अभिवादन में खड़ा हो जाता है। परवीन को यकीन नहीं आ रहा था कि कंपनी कार्यालय का बॉस एक ऑपरेटर से व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहा है। उसके साथ ऐसा कम ही हुआ था। परवीन, जी सर, ठीक चल रहा है। तिलक, जरा तुम मेरे साथ आओ, कुछ काम है। परवीन घबराते हुए तिलक के पीछे चल पड़ता है। गीतांजलि और रमेश परवीन को तिलक के कमरे में जाते हुए देखते हैं। कमरे में पहुंचकर, तिलक, आओ बैठो परवीन, तुमसे पुराने स्टाफ के बारे में जरा बात करनी है। परवीन तिलक की टेबल के सामने रखी 3 कुर्सियों में से दाहिनी ओर रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। तिलक, परवीन, तुम 2005 से 2010 के बीच इस कार्यालय में थे। परवीन, सर मैं तो 2000 से यहाँ हूँ। उस समय का कोई स्टाफ यहाँ अब नहीं है। तिलक की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, तब तो तुमसे स्टाफ के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अच्छा परवीन, कार्यालय में वर्मा जी के पहले उस सबसे पीछे वाली कुर्सी पर कौन बैठता था? परवीन के चेहरे का रंग गायब होने लगा है। वह शांत हो गया था। तिलक, डरो नहीं परवीन, हम जानते हैं कि उस कुर्सी के बारे में सारा स्टाफ भयभीत है। हमें उसी डर को खत्म करने के लिए उसके बारे में जानना है। परवीन, सर मिस्टर अहमद इस कार्यालय में प्रोग्रामर के तौर पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2010 में प्रोग्राम टीम इंचार्ज में प्रमोशन को लेकर वो बहुत ही उत्सुक थे। उन्हें लगता था कि वे प्रोग्राम टीम इंचार्ज बनेंगे। अपनी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। वो उसे बाहर भेजना चाहते थे। इस प्रमोशन से उन्हें वेतन में अच्छा खासा इजाफा होना था, जिससे उनको अपनी बहन को बाहर भेजने में सहायता भी मिल जाती। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनके साथ कुछ दिनों से सही नहीं हो रहा था, जिससे उनके कामों में कई गड़बड़ियां होने लगी थीं। कार्यालय के बॉस ने उन्हें कई बार चेतावनी भी दी थी, जिस कारण प्रमोशन की लिस्ट जिसमें उनका नाम सबसे ऊपर था अलग कर दिया गया। इसके बाद वे सबसे अलग रहने लगे थे और उन्होंने अपने बैठने की जगह भी बदल दी। वे कार्यालय की उस आखिरी कुर्सी पर बैठने लगे। फिर एक शाम वे सभी के चले जाने के बाद भी रुके रहे। उन्होंने चाबी अपने पास ही रख ली थी।
लेकिन जब सुबह सभी आए तब तक उनके हृदय की गति रुक जाने के कारण मौत हो चुकी थी। तिलक मन ही मन में, लगभग वही घटना मिस्टर अहमद के साथ भी। तिलक, परवीन, मिस्टर अहमद के पहले वहां कौन बैठता था उस कुर्सी पर? परवीन, सर उतना तो याद नहीं, लेकिन जब मैं आया था सन 2000 में तब भी वह खाली ही थी। लेकिन 2005 से पहले एक और मेरी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर था जो उस उम्मीद से प्रोग्रामर बन जाएगा तो उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। जब 2005 में प्रोग्रामर की पोस्ट निकाली गई तब वह बीमार हो जाने के कारण इंटरव्यू में नहीं आ सका, और जब वह छुट्टी से लौटा तो उस प्रोग्रामर की सीट भर चुकी थी। उसके बाद उसे लगा जैसे कि उसका भविष्य ही अंधेरे में डूब गया है। कुछ दिन फिर भी वो मुझसे और अन्य लोगों से बात करता था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी सीट बदल दी। तिलक, क्या उसने भी वही आखिरी कुर्सी चुनी? परवीन की आंखों में आंसू थे, शायद वह उससे सबसे करीब था। जी सर। सौरभ भी एक दिन उसी कुर्सी पर बैठे बैठे हमें छोड़कर चला गया। तिलक अपना रुमाल आगे कर देता है। माफ करना परवीन, तुम्हें दुख भरी यादें याद दिला दी। परवीन आंसू पोंछता है। सर बहुत काम बाकी है, मैं जाऊं? तिलक, बिल्कुल परवीन, तुम अपना काम करो, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। परवीन उठकर जाने लगता है। तिलक, परवीन, एक बात और, क्या इन सभी मौतों के बाद पुलिस की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? परवीन, सर हर बार पूरी जांच हुई, पोस्टमार्टम भी हुए थे, लेकिन किसी में कोई गड़बड़ नहीं निकली। तिलक, ओह ठीक है, तुम जाओ। परवीन कमरे से बाहर निकल जाता है। सभी अपने काम में लगे होने के कारण उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ देर में तिलक बाहर निकलकर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सुमन, सर बहुत देर से प्रोग्राम में इस जगह पर रुकी हुई हूँ, ज़रा देख लेंगे? तिलक सुमन के पास जाता है तो सुमन तिलक को बैठने के लिए अपनी कुर्सी से उठ जाती है। तिलक बैठकर कुछ देर प्रोग्रामिंग को देखता है और फिर उसमें कुछ परिवर्तन करके खड़ा हो जाता है। तिलक, अब इसे आगे बढ़ाओ, इस कोडिंग से आगे बढ़ने पर यह जल्दी पूरा हो जाएगा। सुमन प्रोग्राम को देखकर खुश हो जाती है। तिलक कुछ समय तक सभी की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और अंदर कमरे में चला जाता है। तिलक वापस से अपनी कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठकर आंखें बंद कर लेता है। सोचते हुए तिलक का दिमाग कुछ गणनाएं कर रहा था। तिलक मन ही मन में, 2005 सौरभ, 2010 अहमद और 2015 वर्मा जी। तिलक अचानक अपनी आंखें खोल देता है। ये 2020 चल रहा है, तो क्या फिर? नहीं, हमें ये रोकना होगा। तिलक अपनी आंखें फिर बंद कर लेता है। कमल और परवीन की बातों को फिर से दिमाग में एक एक करके सोचता है। सौरभ ऑपरेटर था, अहमद प्रोग्रामर था, वर्मा प्रोग्राम टीम इंचार्ज था। अब सौरभ प्रोग्रामर बनना चाहता था, अहमद प्रोग्राम टीम इंचार्ज बनना चाहता था और वर्मा मुख्य प्रोग्रामर बनना चाहता था। तिलक एक बार फिर से बात को घुमाकर सोचता है। सौरभ जो ऑपरेटर था, प्रोग्रामर बनना चाहता था। अहमद जो प्रोग्रामर था, प्रोग्राम इंचार्ज बनना चाहता था। वर्मा जो प्रोग्राम टीम इंचार्ज था, मुख्य प्रोग्रामर बनना चाहता था। लेकिन अभी कहीं कुछ छूट रहा है। तिलक मन को पुनः शांत करता है, लंबी सांस लेता है। हे भगवान, सहायता करो, इस पूरे घटनाक्रम में क्या छूट रहा है? हाँ, हमें प्रमोशंस फाइल देखनी होगी। हाँ, वहीं से पता चलेगा जो हम सोच रहे हैं।
तिलक अलमारी से प्रमोशन फाइल निकालता है। ये रही फाइल। ये है वर्ष 2005 की लिस्ट, ये है वर्ष 2010 की लिस्ट और ये है 2015 की लिस्ट। तिलक तीनों लिस्ट को ध्यान से देखता है, तीनों को एक दूसरे से मिलाता है और फिर बिल्कुल यही तो छूट रहा था। यानी इस 2020 में उस कुर्सी पर उसी के साथ घटना घटित होने वाली है। इस घटना को रोकना होगा। इससे एक जो सकारात्मक बात निकल कर आ रही है वह है कि उसको छोड़कर कार्यालय के सभी लोग सुरक्षित हैं, यदि वे उस कुर्सी की ओर नहीं जाते हैं तो। लेकिन केवल वही है जिसे पिछले 3 की जगह उस कुर्सी की ओर आकर्षित किया जाएगा। अभी 2 दिनों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देना है, इसलिए किसी को भी उस ओर जाने से बचाना होगा और टूटने फूटने वाली भय फैलाने वाली घटनाओं को भी हमें 2 दिनों तक के लिए रोकना होगा। तिलक ने घड़ी की ओर देखा तो 4 बज रहे थे। हमारे पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आज से कल तक का समय है। हमें भी इस पर काम करना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तिलक कमरे से बाहर आता है। गीतांजलि, तुम सुमन और विकास के प्रोग्राम को पूरा कराओ और तुम अपना प्रोग्राम कितना बचा है वो हमें बताओ, वो हम पूरा करते हैं। गीतांजलि के चेहरे में कुछ अनचाहे भाव प्रकट होकर अलग हो जाते हैं, जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता था, लेकिन तिलक भांप लेता है। गीतांजलि अपना प्रोग्राम तिलक को बताकर हैंड ओवर करती है और खुद सुमन और विकास के पास चली जाती है। तिलक गीतांजलि के प्रोग्राम की कोडिंग को कुछ देर समझता है और फिर कीबोर्ड पर अपने हाथों की उंगलियां दौड़ाने लगता है। गीतांजलि का ध्यान तिलक की उंगलियों पर जाता है तो वह कुछ देर देखती ही रह जाती है। लगभग 4 घंटे बाद तिलक उठकर परवीन के पास पहुंचता है। बहुत ज़्यादा पेज टाइप होने को शेष थे और 5 बज रहा था। तिलक को एहसास हुआ कि परवीन और कमल का बहुत सारा समय उसने जानकारी लेने में निकाल दिया था, जिसमें उन दोनों का कोई भी दोष नहीं था। इसलिए उसने परवीन को उठने का इशारा किया, परवीन को कमल की सहायता करने को कहा और खुद परवीन के कंप्यूटर पर बैठकर मैटर टाइप करने लगा। गीतांजलि जरा तंज के लहजे में बोली, सर, यदि आप परवीन के सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो मैं अपने सिस्टम पर काम करूं? तिलक, ओह माफ़ करना गीतांजलि, तो मैं बताना ही भूल गया, वो तुम्हारा प्रोग्राम पूरा हो गया है। यदि तुम चाहो तो जो तुम सुबह करने वाली थी उसे अभी शुरू कर सकती हो। गीतांजलि, क्या वो प्रोग्राम हो गया? लेकिन वो तो लगभग 50% ही हुआ था और वो भी सुबह से लेकर अभी तक। गीतांजलि कहते कहते शांत हो गई। उसे लगा जैसे वह अपनी ही कमी बता रही है। उसने प्रोग्राम की कोडिंग चेक की, सच में वो पूरा हो चुका था। गीतांजलि कुछ समय तो समझ ही नहीं सकी कि कैसे कोई इतनी बड़ी कोडिंग इतनी जल्दी कर सकता है। उसने घड़ी की ओर देखा तो 5:10 बज चुके थे। उसने दूसरी कोडिंग प्रारंभ कर दी। ठीक 5:30 पर तिलक परवीन के सिस्टम से उठकर अपने कमरे में चला गया। कमल ने परवीन को इशारा किया तो परवीन ने धीमे स्वर में कमल को कहा, सर ने इतनी सी देर के लिए हमारे काम को क्यों डिस्टर्ब किया? अब रात को और ज़्यादा लेट कर हो जाएगा। परवीन मुंह बनाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सामने रखे पेजों से स्क्रीन के मैटर को मिलाने लगा। कहाँ तक हुआ था और सर ने कहाँ तक किया देखना पड़ेगा। अरे सर की टाइपिंग क्या स्पीड है! इन्होंने तो आधे घंटे में ही लगभग 2 घंटे का काम कर दिया। वाह, मानना पड़ेगा। परवीन समझ गया था कि तिलक ने उससे जिन 1.5 घंटे में पूछताछ की थी उसकी प्रतिपूर्ति वो कर गए हैं और शायद कमल की सहायता के लिए मुझे छोड़ गए थे। 5:45 पर तिलक कमरे से बाहर निकलता है। आज हम कल की तरह ही 7:30 बजे तक काम करेंगे और हाँ, कल सुबह 9 बजे आप सभी को आना होगा, जिससे कल देर शाम तक हम प्रोजेक्ट पूरा कर सकें।
इस घोषणा से सभी समझ चुके थे कि ओवर टाइम शुरू हो चुका है, और क्योंकि पिछले दिन कोई घटना घटित नहीं हुई थी, इस कारण किसी ने ऐतराज करना भी उचित नहीं समझा। तिलक ने कमल के पास रखी एक कुर्सी खींचकर कार्यालय के सामने की ओर और अपने कमरे के सामने रख ली और बैठ गया। गीतांजलि मन ही मन में बोली, ये तो इस तरह बैठ गए जैसे कि काम सिर्फ हम लोगों को ही करना है, इनकी कोई जवाबदारी ही नहीं। विकास गीतांजलि को देख रहा था, जो तिलक को देखकर कुछ सोच रही थी। इनको सिर्फ बॉस बनने की पड़ी रहती है, यदि मुख्य प्रोग्रामर की पोस्ट अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दें, मैं तो कब से उस पोस्ट पर आने की सोच रहा हूँ। तिलक न केवल शांत मन से बैठा था, बल्कि ध्यान के द्वारा सभी के मन में चल रहे विचारों को भी पढ़ रहा था। विचारों को पढ़कर तिलक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रमेश, तुम्हारा क्या चल रहा है, जरा दिखाओगे? रमेश, सर हम तो अध्यात्म ऐप के लेख ही लिख रहे हैं, उसके भी तो कल को छोड़कर केवल 5 दिन ही बचे हैं, ये पढ़कर देखिए, ठीक है ना? तिलक पेपर्स रमेश से ले लेता है। लेख का टाइटल है संगीत से सृष्टि की ओर। संगीत न केवल गायन या वादन है, बल्कि उसमें सारी सृष्टि का सार छिपा है। शास्त्रों में कहा गया है कि संगीत के 7 स्वर सृष्टि के प्रारंभ से अंत और पुनः प्रारंभ का प्रतीक है। संगीत में 7 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं। सा प्रतीक है साकार का। जब परम ब्रह्म आदि शक्ति जो निराकार स्वरूपा है, उन्होंने साकार रूप धारण करने की इच्छा की, तब साथ में सृष्टि की उत्पत्ति हुई। रे प्रतीक है ऋषि का। सृष्टि की उत्पत्ति के उपरांत सप्त ऋषि की उत्पत्ति हुई। गा प्रतीक है गंधर्व का। तदोपरांत गंधर्व उत्पन्न हुए। माँ प्रतीक है महीपाल का। महीपाल अर्थात इंद्र अर्थात राजा आए। पा प्रतीक है प्रजा का। इंद्र के उपरांत प्रजा आई। धा प्रतीक है धर्म का। प्रजा के उपरांत धर्म की स्थापना हेतु धर्म की रचना हुई। नी प्रतीक है निराकार का। अंतिम स्वर के अनुसार सभी धर्मों की गहराई में सभी साकार निराकार हो जाते हैं और फिर से प्रारंभ होता है सा, यानी पुनः साकार से निराकार तक का चक्र या निराकार से साकार का चक्र, और यही सृष्टि का सार भी है। तिलक, अरे वाह रमेश, संगीत और सृष्टि का प्रतीकात्मक संबंध तो तुमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। हमने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हारे लेख इंटरनेट की दुनिया में आध्यात्म के प्रति लोगों का आकर्षण का केंद्र होंगे। रमेश, भगवान की इच्छा हुई तभी ये संभव है। तिलक सहमति में रमेश को देखकर मुस्कुरा देता है। शाम के 7 बज रहे थे। खिड़की से रोशनी आना खत्म हो रही थी और उजाले की जगह अंधेरा जगह ले रहा था। तिलक ने पीछे की ओर देखा तो उस ओर अजीब सा सन्नाटा और मनहूसियत का आभास हुआ। तिलक को अनुभव हुआ जैसे पिछले पंखे को पुनः छेड़ा जाने वाला है। तिलक, विकास, वो पीछे वाला पंखा जरा बंद तो कर देना, अनावश्यक ही चल रहा है। विकास पंखा बंद करने पीछे जाता है। पंखा बंद करके उसकी नज़र आखिरी कुर्सी पर पड़ती है तो वह रुक जाता है। तिलक अभी भी विकास की ओर ही देख रहा था। जैसे ही विकास उस कुर्सी की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है, तिलक, विकास जल्दी काम खत्म करो, कल प्रोजेक्ट भी देना है। विकास का ध्यान तिलक की बात पर जाता है तो वह तेजी से लौटकर अपने काम में लग जाता है। एक बार फिर एक घटना को तिलक ने रोक दिया था। आकाश कार्यालय में आता है और धीरे से तिलक को बाहर चलने के लिए कहता है।
तिलक आकाश के साथ कार्यालय के बाहर जाता है। क्या हुआ आकाश? आकाश, सर वो देखिए, परिसर के बाहर सामने वाली बिल्डिंग में एम्बुलेंस आई है। वो कार्यालय भी शाम को बंद हो जाता था, लेकिन आज किसी कारणवश कार्यालय चालू था। शॉर्ट सर्किट के कारण इन्वर्टर की बैटरी ब्लास्ट हो गई, जिसके कारण एक कर्मचारी जख्मी भी हो गया है। इतने में कार्यालय के अंदर से कुछ गिरने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। तिलक और उसके पीछे पीछे आकाश भी अपने कार्यालय में दौड़ते हुए प्रवेश करता है। तिलक, क्या हुआ? अंदर प्रवेश करते ही तिलक तेज स्वर में बोलता है। सामने देखता है तो सभी कर्मचारी अपनी जगह से उठकर सामने की ओर आ चुके थे। पीछे की ओर बीच का सीलिंग फैन नीचे गिरा पड़ा था। रमेश, सर अचानक वो पंखा गिर गया। तिलक, किसी को चोट तो नहीं आई ना? कोई इसके पास तो नहीं था? गीतांजलि, नहीं सर, कोई नहीं था, लेकिन आपको मैंने कितनी बार कहा, देर शाम को काम मत कराइए, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप मानते ही नहीं। आज पहली बार गीतांजलि ने अपने बॉस तिलक को इतने तेज स्वर में कहा था। सभी गीतांजलि और उसके बाद तिलक की ओर देखने लगे।